नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरण के सिद्धांत, थियरीज ऑफ मोटिवेशन। हम बीए फाइनल ईयर का पेपर सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। इसकी दूसरी इकाई प्रशासनिक व्यवहार या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में हमने कम्युनिकेशन, संचार और नेतृत्व यानी लीडरशिप स्टाइल्स और उसकी विभिन्न शैलियों के बारे में, विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पूर्व में अध्ययन कर लिया है। और इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है अभिप्रेरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इसमें कई प्रकार के सिद्धांत हैं। मास्लो का सिद्धांत, मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड वाई और हर्जबर्ग का सिद्धांत, जिनमें से इस वीडियो में हम मास्लो के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रशासनिक संगठन की सफलता के लिए, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों में, वहाँ संगठन में काम करने वाले लोगों में एक तरह का मोटिवेशन होना आवश्यक है, ताकि वो निरंतर अपने प्रयासों से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते रहें। मोटिवेशन शब्द मूलतः लैटिन के शब्द मूवर से लिया गया है, जिसका अर्थ है चलना। यानी अभिप्रेरणा एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यानी मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर इस तरह का इफ़ेक्ट है वो पैदा किया जाता है, या ऐसा प्रभाव उसके मनो मस्तिष्क पर डाला जाता है कि वो किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक हो उठे, उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो सके। तो उसे ही हम कहते हैं अभिप्रेरणा अथवा मोटिवेशन। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें हम कुंजो डॉनेल की परिभाषा देखेंगे। अभिप्रेरणा आवेगों यानी इमोशंस, ज़रूरतों माने नीड्स, इच्छाओं और समान शक्तियों के उस संपूर्ण वर्ग पर लागू होने वाला एक सामान्य शब्द है, जो किसी व्यक्ति या समूह को काम करने के लिए प्रेरित करे। इस परिभाषा को कई हिस्सों में बांटकर देखिए। यानी प्रेरणा या मोटिवेशन है वो किस कारण कोई व्यक्ति किस वजह से मोटिवेट होगा कुछ काम करने के लिए। तो हो सकता है वो कार्य करने से उसके जो इमोशंस हैं, इमोशनल नीड्स हैं, वो पूरी होती हो सकता है उसकी कोई फिज़िकल नीड्स हैं या उसकी कोई अन्य इच्छाएं हैं। यदि इनमें से किसी की पूर्ति होती है तो व्यक्ति है वो मोटिवेट होता है। मोटिवेशन है ये एक व्यक्ति पर भी लागू हो सकता है और एक समूह के ऊपर भी लागू हो सकता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास में कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। आपका मोटिवेशन हो सकता है कि आप आजीविका प्राप्त करें, या फिर आप ज्ञान प्राप्त करना भी आपका एक मोटिवेशन हो सकता है, या एक सोशल रेस्पेक्ट जो होती है पढ़े लिखे व्यक्ति की, वो प्राप्त करना भी आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकता है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करता है जो कार्य करने के पीछे उसके लिए कोई प्रेरणा होती है कि फला कार्य करने पर हमें ये मनोरथ हमारा पूरा होने वाला है, या ये इससे हमें फ़ायदा है वो हो सकता है। यानी ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ऊर्जावान बनाती है और उसको सक्रिय करती है। अभिप्रेरणा के कई प्रकार के सिद्धांत हैं। पारंपरिक सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा या मोटिवेशन है वो केवल इकोनॉमिक फैक्टर से डिसाइड होता है। यानी जब भी व्यक्ति को कोई आर्थिक लाभ दिखाई देता है, तभी वह व्यक्ति है या मानव है वो केवल आर्थिक लाभों से ही प्रेरित होता है। इसे प्रेरणा का एकलवादी सिद्धांत, यानी ये सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान देता है, वो है आर्थिक पहलू, तो इसे एकलवादी सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत या कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी कहा जाता है। यानी जब सामने गाजर दिख रही है और तभी व्यक्ति क्या करेगा, प्रेरणा रूपी डंडा है वो उस पर पड़ेगा और वो आगे मूव करेगा या आगे चलकर उस गाजर को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यहाँ गाजर है वो आर्थिक लाभ की प्रतीक है।
तो इस सिद्धांत के अनुसार मानव केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होता है, फाइनेंशियल उसको कोई प्रॉफिट होता दिखता है, तभी वह किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के पिता F.W. टेलर, उन्होंने इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित किया, या वो इसके प्रमुख समर्थक थे। और अन्य सभी शास्त्रीय चिंतकों, क्लासिकल थिंकर्स जो भी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ नए प्रकार के विचारक जो कुछ नए आयामों पर सोच सके वो भी इस क्षेत्र में आए, जो मानव संबंधों को आर्थिक तत्वों से ऊपर स्थान देते थे, जो व्यवहार के लिए केवल आर्थिक तत्वों को उत्तरदायी नहीं समझते थे। उन चिंतकों ने इस उपागम की आलोचना की है। इनके अनुसार ये उपागम अति सरलीकृत है, यानी इन्होंने सिर्फ आर्थिक तत्व पर ध्यान दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर मनुष्य इकोनॉमिक मैन या आर्थिक व्यक्ति नहीं होता, वो कई अन्य कारक हो सकते हैं, उसकी कोई और इच्छाएं हो सकती है, या संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, या मानव मात्र के कल्याण के लिए, या अपने संबंधों को निभाने के लिए कई ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से वो कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। ये कारक सामाजिक हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक हो सकते हैं। तो इस तरीके के कारक भी होते हैं जो मनुष्य को प्रेरित करते हैं। हो सकता है जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का लक्ष्य है कि किसी तरह एक डिग्री हासिल करके और कोई नौकरी कर ली जाए, या कोई आजीविका कमा सकें, ऐसा कोई काम हमें मिल जाए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कमाई की ओर, या जिनको इस ओर की कोई चिंता नहीं है, या जो कोई आर्थिक लाभ अपनी पढ़ाई लिखाई से नहीं लेना चाहते, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, सिर्फ ज्ञान के लिए, या फिर एक सामाजिक जो प्रतिष्ठा होती है पढ़े लिखे व्यक्ति की, उसके लिए भी लोग पढ़ाई करते हैं। तो इन्होंने मानव संबंधवादियों और व्यवहारवादियों का यही मुख्य सोच थी कि सिर्फ आर्थिक उपागम ही व्यक्ति को प्रेरित नहीं करते हैं, कोई अन्य कारक भी हो सकते हैं। तो इसमें पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे मास्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम, मास्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहम मास्लो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक रिसर्च पेपर ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 में प्रकाशित करवाया। इसी में उन्होंने अपना आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है वो दिया। इनके अनुसार मनुष्य की नीड्स जो है वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज होती है, यानी उनका एक क्रम होता है। सबसे पहले मनुष्य अपनी फिज़िकल नीड्स हैं या फिज़िकल नीड्स हैं उनको पूरा करना चाहता है, यानी उसकी शारीरिक आवश्यकताएं जो है उनको वो पूरा करना चाहता है। और इसी तरह से उन्होंने 5 प्रकार की जो हैं आवश्यकताएं हैं उनको एक क्रम में व्यवस्थित किया है। इसके साथ ही इनकी एक पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1954 में प्रकाशित हुई है। मास्लो का जो पदानुक्रम है ये मानव के लिए प्रेरणा का पहला एक व्यवस्थित मॉडल माना जाता है। इन्होंने ये समझाया कि ज़रूरतें मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसी ज़रूरत होगी प्रेरणा का स्तर है वो उतना ही होगा। एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते इन्होंने अभिप्रेरणा को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मास्लो ने ये जो पिरामिड दिया है इसमें 5 प्रकार की नीड्स अथवा आवश्यकताएं हैं, उन्होंने एक क्रम में इनको रखा है। सबसे नीचे बेसिक नीड्स के कंपार्टमेंट में 2 नीड्स को रखा गया है। पहली है फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक आवश्यकताएं, जिसमें भोजन, पानी, आराम, इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर शेल्टर, आश्रय, रहने के लिए कुछ जगह हो, ऐसी नीड्स हैं, उनको फिजियोलॉजिकल नीड्स में रखा गया है। दूसरी प्रकार की आवश्यकताएं हैं सेफ्टी नीड्स, यानी व्यक्ति को सिक्योरिटी मिले। तो ये सेफ्टी नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स दोनों प्रकार की आवश्यकताएं मिलकर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसका स्वरूप ये धारण करती है, या मूलभूत आवश्यकताओं की श्रेणी में इनको रखा जा सकता है, बेसिक नीड्स में इनको रखा जा सकता है।
पिरामिड के तीसरे स्तर पर जो नीड्स हैं वो है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, यानी सामाजिक आवश्यकताएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो जब उसकी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती है कि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, रहने के लिए उसके पास आवास है, उसको आराम का भी कुछ वक्त मिलता है, तब वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचेगा। वो दूसरी चीज़ें हो सकती है समाज के अंदर उसके कुछ दोस्त हो, उसके कुछ रिश्तेदार हो, उनके साथ वो कुछ समय बिताए। इस तरह की आवश्यकताएं हैं वो उसके मन में आती है। इसका अगला चरण है एस्टीम नीड्स, यानी सम्मान संबंधी आवश्यकताएं। इसमें है प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। इन दोनों प्रकार की ये जो ज़रूरतें हैं 3 और 4 चरण में जो आवश्यकताएं हैं, इनको साइकोलॉजिकल नीड्स यानी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में इनको सूचीबद्ध किया जा सकता है। यानी दोस्त जब हो गए हैं या फिर उनके कोई जीवन साथी मिला है या उसके कुछ रिश्तेदार हैं, उसके बाद उसकी अगली आवश्यकता क्या होगी कि इन लोगों के अंदर, मेरे समाज के अंदर मेरा कुछ सम्मान हो, मेरी रेस्पेक्ट की जाती हो। ये आवश्यकता है उसके मन में उत्पन्न होती है। इसलिए इन दोनों प्रकार की आवश्यकताओं को हम मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में श्रेणीबद्ध इनको करते हैं। सबसे हायर लेवल की जो नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी आत्म वास्तवीकरण आवश्यकताएं। यानी समाज में आपका सम्मान भी है, आपके कुछ रिश्तेदार भी हैं, आपके पास सेफ्टी है, आपकी सारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो रही है। इसके बाद व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आते हैं कि उसका जन्म किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, एक मानव के रूप में उसको क्या क्या कार्य करने चाहिए, ये सारी इच्छाएं या ये सारी बातें हैं उसके अंदर आने लगती है, या वो इन चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। आत्म वास्तवीकरण यानी अपनी आत्मा से साक्षात्कार करने का, या मेरा इस जगत में आने का क्या उद्देश्य है, इन चीज़ों की ओर उसका झुकाव है वो बढ़ने लगता है। ये सबसे हायर लेवल की नीड्स हैं कही जा सकती है। आत्म वास्तवीकरण ये शब्द पहली बार कर्ट गोल्डस्टीन ने दिया था। ये भी 1 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। कर्ट गोल्डस्टीन, इन्होंने आत्म वास्तवीकरण शब्द है ये दिया था। तो मास्लो का कहना है कि इन 5 आवश्यकताओं को 2 और भागों में बांटा जा सकता है, निम्न क्रम की आवश्यकताएं और उच्च क्रम की आवश्यकताएं। निम्न क्रम की आवश्यकताओं में शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं और सामाजिक आवश्यकताएं, इन तीनों चरणों को शामिल किया जाएगा। और उच्च क्रम की आवश्यकता है उसमें होगा सम्मान और आत्म वास्तवीकरण। मास्लो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति है वो इन आवश्यकताओं को इसी क्रम में रखता है। आप अपने बारे में सोचकर देख लीजिए, हम पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने का ही प्रयास करते हैं, यानी भूखे पेट भजन नहीं किए जा सकते। इस तरह की ये कुछ बात है कि व्यक्ति जब तक अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लेता, वो सम्मान के बारे में, संबंधियों के बारे में, या इस जगत में आने के, अपने इस जगत में पैदा होने के क्या कारण हैं, उन बड़ी बातों के बारे में वो नहीं सोच सकता है। तो मास्लो के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपनी इन आवश्यकताओं को इन्हीं चरणबद्ध तरीकों से पूरी करता है। जब तक ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, मनुष्य वो प्रेरित रहता है। यानी जब तक वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को, अपने लिए पर्याप्त भोजन, अपने लिए पर्याप्त पानी है, या फिर अपने लिए रेस्ट का टाइम है, इन सब का जब तक प्रबंधन नहीं कर लेता, वो कार्य करने के लिए प्रेरित रहता है। जब ये आवश्यकताएं पूरी होती है तो अगली आवश्यकता आती है, यानी एक संतुष्ट आवश्यकता दूसरी असंतुष्टि को या दूसरी नीड को जन्म देती है। जब एक ज़रूरत पूरी हो जाती है तो नई ज़रूरत है वो पैदा हो जाती है। जैसे फिज़िकल नीड्स पूरी हुई, सुरक्षा आवश्यकता के लिए वो चिंतित होता है, वो उसको मोटिवेशन देती है कि अपने लिए एक आश्रय का निर्माण किया जाए, है ना। एक प्राकृतिक यदि कोई आपदा आ जाए, बारिश है, बाढ़ है, सर्दी है, गर्मी है, इनसे अपने को, आपको सुरक्षित करने के लिए उसको क्या प्रयास करने चाहिए, वो सारे प्रयास उसे सेफ्टी नीड्स के लिए प्रेरित करते हैं। तो जैसे जैसे आवश्यकताएं पूरी होती जाती है, उनके लिए मोटिवेशन है वो घटता जाएगा।
यानी जब एक व्यक्ति ने ठीक ठाक आर्थिक स्तर है उसको प्राप्त कर लिया है कि वो उसने इतना पैसा कमा लिया है, या उसका लाइफस्टाइल या उसका जो स्टेटस है वो इस प्रकार का हो चुका है कि वो अपनी सभी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो उसके अंदर और आर्थिक लाभ लेने का या और मेहनत करने का जिससे उसको कोई आर्थिक फ़ायदा हो, वो मोटिवेशन है वो क्षीण होता जाएगा, कम होता जाएगा। मास्लो का ऐसा कहना है कि एक संतुष्ट मांग है वो दूसरी असंतुष्ट मांग को जन्म देती है, और जब एक मांग पूरी हो जाती है तो उसके लिए जो प्रेरणा आवश्यक है वो प्रेरणा हमारे अंदर कम हो जाती है, और धीरे धीरे हम इन उच्चतर आवश्यकताओं की ओर मूव करते हैं, उच्चतर आवश्यकताओं की ओर बढ़ते हैं। मास्लो ने ये पदानुक्रम दिया है, लेकिन मास्लो का सिद्धांत आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कमोबेश यही क्रम व्यक्ति की आवश्यकताओं का रहता है, और इन्हीं आवश्यकताओं के अनुसार वो मोटिवेट होता है अथवा प्रेरित होता है। लेकिन इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता। कई विचारकों ने इस सिद्धांत की आलोचनाएं की है। लॉलर, सटल और पॉटर जैसे विद्वानों ने कहा है कि हमेशा आवश्यकताएं हैं वो इस क्रम में नहीं होती है, ठीक है, और आवश्यकताएं हैं वो इस कठोर क्रम में नहीं रखी जा सकती। कई बार ये आवश्यकताएं एक दूसरे को आच्छादित भी करती है, यानी सुरक्षा आवश्यकता है उसके साथ में हो सकता है उसको सामाजिक आवश्यकताएं संबंधी, परिवार संबंधी आवश्यकताएं भी उसको उसी के साथ महसूस होती हो, और इन सब के साथ ही कई बार व्यक्ति है वो मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में भी सोचने लगता है। यानी मास्लो ने जिसको सबसे उच्चतम चरण पर रखा है वो आवश्यकताएं भी कभी कभी दूसरे और तीसरे चरण के समय व्यक्ति को महसूस होने लगती है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे परिवारों में या हमारे घर में जहाँ पर हम एक ठीक ठाक आर्थिक स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, हमारी शारीरिक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी है, उसी लेवल के ऊपर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स है वो पैदा हो जाती है। मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, या इस जगत में रहते हुए मैं लोगों का किस प्रकार मदद कर सकता हूँ, उनकी कैसे भलाई कर सकता हूँ, इस तरह की दार्शनिक बातें कई लोगों के मन में आने लगती है। यानी आत्मवास्तविकरण का लेवल है ये काफ़ी नीचे आ जाता है, और जल्दी ही कई लोग इस लेवल को प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं। तो कहने का मतलब है ये सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी के ऊपर कठोर तरीके से इसको लागू नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।